फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज 31 अगस्त 2023। पहले तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और कुछ टॉपिक्स आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो मेंस ओरिएंटेड है। आप लोग को कल मैंने ये करवाया था ये टॉपिक, बट यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स और आज के न्यूज़पेपर से ये टॉपिक लिया गया है। और कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डायरेक्टली एडिटोरियल से निकाले गए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया से भी कुछ कुछ निकला हुआ है। और इस बार मैंने ट्राई किया है थोड़ा मैप्स के साथ इंक्लूड करूँ तो ये सेशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और आपको बेनिफिट भी मिलेगा किस तरीक़े से प्रोसीड करना है कंटेंट को लेके। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला मैपिंग का एक दो पॉइंट आया हुआ था। एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ थोड़ा। ओके, तो पहला तो ये है हमारा कबिनी रिजर्वायर के बारे में है। अभी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है वाटर शेयरिंग को, कावेरी वाटर को के लेके जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें एक पॉइंट आया था कबिनी रिजर्वायर के बारे में। उसके बाद है कृष्णा राज सागर। ठीक है, इसका लोकेशन आप दोनों देख लेना, कबिनी और कृष्णा राज सागर का। ठीक है, अभी वन हेल्थ अप्रोच के बारे में सभी लोग सुने होंगे कि क्या होता है वन हेल्थ अप्रोच। उसमें हम लोग को क्या करना है, क्या आप डाल सकते हो अपने आंसर में, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देना होगा। ठीक है, अब इस तरीका का नहीं कि कुछ भी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिए, तो जिसका जो एविडेंस होगा, जिसके बिना पे जो मेडिसिन अप्रूवल होगा वो देना है, रिसर्च करना होगा उसके बारे में। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या चल रहा है ना, इलीगल सेल ऑफ मेडिसिन ऑनलाइन। तो इस चीज़ पे आपको मतलब काम करने का ज़रूरत होगा। ठीक है, अगर ऑनलाइन का कुछ प्रॉब्लम के बारे में पता करें तो ऑनलाइन का तो हम लोग सोशल इम्पैक्ट पता है, एजुकेशन इम्पैक्ट पता है, हेल्थ इम्पैक्ट पता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट पता है, मीडिया का इम्पैक्ट पता है, हेट स्पीच पता है। बट एक और एंगल आ जाएगा मेडिसिनल सेल। ठीक है, इलीगल। ठीक है, एक और चीज़ आपको हो सकता है जो स्पीसीज़ को ट्रेडिंग होता है ना यूट्यूब के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, वो भी आजकल इंटरनेट या ऑनलाइन के माध्यम से होता है। तो आप सभी एंगल में अपने आंसर्स को खोल सकते हैं, डायमेंशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा। चलो आगे आते हैं। एक स्कीम था मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। ये क्या होता है कि जब भी कुछ एज के बाद स्टैगनेंट हो जाता है ना करियर, तो उसके लिए ये वाला एक स्कीम था। ये जिस मैंने इन्फॉर्मेशन कर डाला है, मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। ठीक है, अभी आ जाओ मैथिली ठाकुर। ठीक है, इनको तो सभी लोग जानते होंगे। वो इनका क्या है कि ये इनको अवेयरनेस कैंपेन के लिए चुना गया है। किसके अवेयरनेस के लिए, तो क्लाइमेट चेंज का जो अवेयरनेस है ना उसके लिए चुना गया है। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल कैंपेन। ठीक है, एक तरह का कैंपेन का नाम है इनका। और इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने चुना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को क्या याद करना है, किसके लिए याद करना है, पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो है कि नाम सभी को याद रहेगा, मैथिली ठाकुर। ठीक है, ये गाना गाती हैं तो इनकी वजह से इनको अवेयरनेस कैंपेन के लिए चुना गया। किसके अवेयरनेस के लिए, तो क्लाइमेट चेंज के अवेयरनेस के लिए। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इनको चुना गया। ठीक है, तो किसने चुना है ये भी ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, बार बार 3-4 बार रिपीट करने का यही मोटिव है कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए जब भी क्लाइमेट का टॉपिक आए। क्लाइमेट का तो टॉपिक मेंस में भी आता ही, मेंस ही के पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं, या फिर एथिक्स में भी आता है, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में भी आता है, उसके बाद आपका ऐसे में आता है। तो ये सब में आप डाल सकते हो, इनका नाम कोट कर सकते हो। मैथिली ठाकुर किसके लिए, अवेयरनेस कैंपेन क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, इलीगल ट्रेडिंग ऑफ स्पीशीज़, ये भी ऑनलाइन हो रहा है। रेड सैंड बोआ, ठीक है, एक रेप्टाइल है, उसको ट्रेडिंग किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये एक तरीका का नियर थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, ये भी आप डाल सकते हैं। रेड सैंड बोआ रेप्टाइल है। ठीक है, उसके बाद एक गृह लक्ष्मी स्कीम कर्नाटक ने लॉन्च किया। इसमें क्या है कि जो भी वुमेन हेड होंगी ना, उनको 2,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या दर्शाता है, ये क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक तरीका का अभियान भी कह सकते हैं इसको, कि ताकि जो भी वुमेन हेड होगी उन्हीं को मिलेगा 2,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इससे वुमेन का एम्पावरमेंट, वुमेन की ऑटोनॉमी, वुमेन का जो भी अपना खुद का एक्सपेंस या फिर उनके हेल्थ का जो भी कंडीशन है वो भी सुधारा जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ से एक पर्टिकुलर इनकम से, लाइक 2,000 जो अभी तक नहीं मिल रहा था, उससे बहुत सारे डायमेंशंस में आप काम कर सकते हैं। हेल्थ में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, सेविंग्स में हो सकता है, उसके बाद होता है सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बाद होता है न्यू टेक्नोलॉजी सीखने का बात हो सकता है। बहुत सारा मल्टीपल वेज है जिसके कारण ये यूज़ कर सकता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, अभी आ जाओ एक और आज के पेपर में था, अलादी रामकृष्णन। ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, तो इसको जस्ट मैंने पेपर में आया हुआ था नाम, इसलिए मैंने यहाँ पे कोट किया। ठीक है, अब ये एक एडिटोरियल का हिस्सा है, तो इसको जस्ट मैंने इसमें लिखा है, पॉइंट वाइज लिख दिया है आपके सामने, बुलेट में लिख दिया है, जिसकी वजह से आपको बार बार, अगर आप 2-3 बार भी देखोगे ना इसको, सॉरी, ओके, बार बार भी अगर देखोगे इस सिस्टम को, इस इन्फॉर्मेशन को, तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन से पॉइंट उससे एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया था। ठीक है, पहले आ जाओ,
अभी क्या होता है, एआई को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, एआई के रिस्पॉन्स में ये क्वेश्चन डाला गया था, एडिटोरियल है, बट और भी कुछ इससे देखा जा सकता है। लॉ मेकिंग का बात इसमें एक्चुअल में कहा गया है। इसमें ये कहा गया है, मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ, फिर एक एक करके देख भी लेंगे। अभी जो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड है, ये हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड हो गए, ठीक है। बीच में अगर इधर इंडिया है, तो इनका ये कहना है कि ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड में जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो भी एंड्स और मीन्स का बात कहा गया, ये हम लोग इधर ईस्टर्न वर्ल्ड में क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग मोरालिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, लॉ और मोरालिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में है कि हम लोग एंड की तरफ फोकस करते हैं कि किस तरीक़े से उसको स्टॉप किया सकता है, कोई भी तरीका लो, लेकिन उसको उस चीज़ में जो इशू है उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा और समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। फंडामेंटली चैलेंज कर रहा है क्या, तो एआई सिस्टम फंडामेंटल चैलेंज है, एसिमुलेशन ऑफ डेटा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, रेगुलेशन का ज़रूरत है, ये तो एआई के लिए हो गया। अब जापान और चाइना क्या कर रहे हैं, उनका जो रेगुलेशन का मेथड है ना, वो वेस्टर्न कंट्री के रेगुलेशन मेथड से डिफरेंट है। तो ये ऑथर ये कहना चाह रहा है कि इंडिया का क्या मेथड होना चाहिए, ठीक है। ब्लेटेंटली हम लोग कोई भी किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं, सबका मेथड डिफरेंट है, सबकी कंडीशन डिफरेंट है, सबका क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है। अब पहला हो गया, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या करता है, रिस्क बेस्ड अप्रोच करता है। क्या करता है वो लोग कि कैटेगराइज कर लेता है रिस्क को। जैसे मान के चलो कि एक प्रॉब्लम है, उसका एक पहले कैटेगरी निकाल लेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। लेवल 5 मान के चलो कि बहुत एक्सट्रीम कैटेगरी है, तो उसको पहले सॉल्व करेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीका का। तो पहले तो कैटेगराइजेशन करने वाला काम कौन करता है, तो ये हमारा करता है वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रिक्ट गवर्नेंस का बात कहा गया, ठीक। ये लोग क्या करता है, पिरामिड को आइडेंटिफाई करता है, पिरामिड ऑफ रिस्क एंड फॉर्मुलेट लॉज फॉर दैट, ठीक है। जापान में क्या होता है ना, जापान में सोशल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक एआई रूल है, ठीक है। एआई रूल्स बना तो उनके यहाँ, बट वो क्या होता है कि ह्यूमन सेंट्रिक है, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में वो बना गया है, ह्यूमन के सेफ्टी, ह्यूमन के कंसर्न, ह्यूमन के नॉलेज अटेनेबिलिटी, ह्यूमन का जो भी एक्सपीरियंस है एआई के थ्रू, ह्यूमन का जो भी डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, उसको लेके ये सोशल प्रिंसिपल्स और सोशल कोहेजन कैसे मेंटेन हो सके एआई के साथ, इसको जापान का रूल के थ्रू बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सोसाइटी और स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमन सेंट्रिक एजुकेशन लिटरेसी एआई, ठीक है। फिर हम लोग को क्या ज़रूरत होगा एआई में, सेफ्टी का ज़रूरत होगा, फेयर कंपटीशन का ज़रूरत होगा, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन। तो वो आप इसको नीड में डाल सकते हो ना, कि किस लिए ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये सब आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। चाइना का क्या है कि जनरेटिव एआई, अब जनरेटिव एआई क्या होता है, जैसे चैट जीपीटी हमारा है ना, चैट जीपीटी में आप कुछ भी डालते हो, उसके अनुसार वो आंसर निकाल के देता है। तो सॉरी, ये हो गया जनरेटिव एआई। एक और क्या होता है, इमेज का एआई का जो इमेज है ना, उसमें क्या होता है कि आप कुछ फीड करो इन्फॉर्मेशन, किस तरह का इमेज चाहिए, और इमेज बन के आता है, तो हो गया जनरेटिव एआई, ठीक है। तो चाइना का क्या है कि दे बिलीव ऑन सोशल मोरालिटी और एथिक्स, ठीक है। तो आप इसको किस में कोट कर सकते हैं, अपने एथिक्स के एग्जाम्पल में भी कोट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एथिक्स और सोशल मोरालिटी कौन बात करता है, चाइना बात करता है अपने जनरेटिव एआई को लेकर, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोफेसर नॉर्थ रोप, ठीक है। उन्होंने ये कहा ना, प्रोफेसर नॉर्थरोप, अगर याद हो सके पॉइंट वेल एंड गुड, न तो कोई बात नहीं। उन्होंने ये कहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड के बीच में डिफरेंस होता है लॉ मेकिंग को लेकर, ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म का बात उन्होंने कहा है यहाँ पे, ठीक है। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यूरोसेंट्रिक ज़्यादा होते हैं, उन्होंने ये उनका ये होता है कि वॉट मस्ट बी डन टू स्टॉप दिस थिंग, ठीक है। बट जो ईस्टर्न वर्ल्ड होते हैं, उनमें ये होता है कि एंड्स जो होता है ना, बेस्ड ऑन एंड्स एंड मोरालिटी पे ये डिपेंड करता है, इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। थोड़ा छोटा मोटा आप लोग देख लो इसको, और कुछ मतलब अपने आंसर में किस तरीके से फ्रेम करना है आपको पता चल जाएगा, ठीक। ईस्टर्न वर्ल्ड में मतलब अपन लोग के साइड में, हम लोग के साइड में लॉ और मोरालिटी आर सिनोनिम्स, लॉ एंड मोरालिटी आर सिनोनिम्स, इसको पक्का डालना, ठीक है। ये नहीं भी आए, याद भी नहीं रहे, तो इसका ध्यान थोड़ा रखना कि क्या है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्या हो जाएगा, लॉ एंड मोरालिटी आर सिनोनिम्स इन ईस्टर्न सिस्टम। ईस्टर्न सिस्टम में क्या होता है, लॉ और मोरालिटी सिस्टम है, सॉरी सिनोनिम्स है। मतलब क्या हो गया कि जो हमारा हम लोग एंशियंट वे में देखते थे ना, एंशियंट हिस्ट्री में, कि जो भी मोरालिटी होता था कि सही बोलो, अच्छा बात बोलो, किसी को दुख मत दो, वो हमारा लॉ बनता चला गया, ठीक है। कि ये सभी जो भी मोरालिटी होता है वो हमारा कन्वर्ट हो गया लॉ के सिस्टम में, कि यार मोरालिटी मतलब क्या, झूठ नहीं बोलना है, सभी के साथ रहना है, सभी के साथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया, एसिमुलेट होते होते क्या हो गया, लॉ में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लॉ प्लस मोरालिटी जो है ना, वो सिनोनिम्स है ईस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है। 3-4 बार मैंने रिपीट किया है, तो आपको भी शायद हो सके 3-4 बार आप भी सुन लिए हो, तो आपको याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। चलो अभी आगे आते हैं।
अब पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है क्या क्या है। पहले तो हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देखेंगे। देखो हम लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था कि बार बार रिवाइज करने के लिए, वो सब मैंने यहाँ पे डाला है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये इशू है। वर्ल्ड बैंक इसने लाइक उनके मदद से इंडस वाटर ट्रीटी वो ब्रोकर किए थे, दोनों के बीच का मध्यस्थता कहते हैं जिसको, ठीक है। इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स मिला हुआ है, वेस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न। इंडिया को क्या मिला, तो ईस्टर्न रिवर मिला। कौन कौन सा, रवि, ब्यास, सतलज। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है इंडस के ट्रिब्यूटरीज को याद करना। तो सर ने बताया था, ऋषिकेश सर ने, आई एम ग्रेटफुल टू हिम वेरी मच। इन जून कार रन बिट स्लो, ये मेरे को अभी तक ये याद है क्या है, इन जून, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, इन जून कार रन बिट स्लो। ये हो गया इंडस, ये हो गया झेलम, ये हो गया चेनाब, ये हो गया रवि, ये हो गया बियास, ये हो गया सतलज, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा क्रोनोलॉजी किस वे में है ये, ठीक है। अब देख लो फिर से, इन जून कार रन बिट स्लो, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इंडिया को क्या मिला हुआ, ईस्टर्न रिवर मिला हुआ है। अब ईस्टर्न रिवर कौन कौन, तो रवि, ब्यास, सतलज, यानी क्या, इन जून कार रन बिट स्लो। तो ये वाला किसको मिला हुआ, इंडिया को मिला हुआ है। और ये जो वेस्टर्न हो गया, ये किसको मिला हुआ, पाकिस्तान को मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अभी जो पाकिस्तान का आपको पता चल गया, इंडस, झेलम, चेनाब, ठीक है। अब सबसे मेन इशू क्या चल रहा है, किशनगंगा का इशू चल रहा है और राटल डैम का इशू चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर हो सकता है, जब भी अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग को, या इसमें क्वेश्चन नहीं आए, बाहर में भी कोई क्वेश्चन आए, तो आप ये सब टर्म जरूर डाल देना। क्या क्या है, नीड टू इन्वॉल्व लोकल स्टेक होल्डर। कोई भी एरिया में अगर आपको काम करना है, कोई भी जगह पे काम करना है, मान के चलो कि इंडिया में ही आपको काम करना है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ के आदमी को, यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है ना, उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका अपना ट्रेडिशनल नॉलेज शेयर करेंगे आपके साथ, अपना लोकेशन के बारे में बताएंगे, जोग्राफिकल फीचर के बारे में बताएंगे, जो लोकल कल्चर है उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये लोकल स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना जरूरी है, टेक्नोक्रेट्स को इंक्लूड करना जरूरी है, क्लाइमेट एक्सपर्ट को इंक्लूड करना जरूरी है, वाटर मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो होते हैं ना, उनको इंक्लूड करना जरूरी है, साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ साइड इंक्लूड करना जरूरी है, और कॉपरेशन होना चाहिए अगर इस इशू को सॉल्व करना है तो। मानसून का आप देख लेते हैं। मानसून में साउथ वेस्ट मानसून अभी थोड़ा डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ना, तमिलनाडु को पानी का डिमांड आने लगा, ठीक है। क्यों पानी का डिमांड आ रहा था, कि वो लोग पैडी क्रॉप उगाते हैं उस जगह पे, उसको हम लोग कहते हैं कुरावई, ठीक है। अब ये अगर मैच द फॉलोइंग आ जाए हिस्टोरिकल में, क्या है कुरावई, कुरावई मतलब पैडी क्रॉप तमिलनाडु में, ठीक है। कावेरी रिवर के पास ये लोग उगाते हैं। पानी कम हुआ, क्यों पानी कम हुआ, साउथ वेस्ट मानसून का इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से, और ये अगर नहीं आएगा तो राइस का जो भी प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाएगा। राइस का प्रोडक्शन में ऐसे भी पिछले साल कमी देखा गया, हार्वेस्ट का जो एरिया है वो भी कम हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करने बोला गया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि आपको पानी थोड़ा रिलीज करना होगा तमिलनाडु में, ठीक है। देखो एक पॉइंट से कितना पॉइंट निकल जाता है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल फैक्ट याद रखना है, कुरावाई किसको कहते हैं, पैडी क्रॉप यानी राइस के बारे में, ठीक है। चलो आ जाओ, न्यूट्रिशन लेवल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये 4-5 पॉइंट है, अपने आंसर में कोट करोगे अच्छा मार्क्स मिलने का चांस बहुत रहेगा। फूड एसोसिएशन, सॉरी फूड एफएओ का क्या इनिशिएटिव है ना, एक उन्होंने रिपोर्ट निकाला, मेरे को जस्ट अभी एक्रोनिम थोड़ा ध्यान में नहीं है, सॉरी। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, 2023 इस बार रिपोर्ट निकला। इसमें ये कहा गया है कि हेल्दी डाइट जो है ना, हेल्दी डाइट लेने का जो भी जितना रुपए में हेल्दी डाइट आता था, वो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया इंडिया में, ठीक है। और जो भी हमारा वेजेस है, जो हम लोग कमा रहे, जो भी इनकम है, वो सैलरी हम लोग का बहुत ही कम तरीका से इंक्रीज हुआ है, ओनली 35% इंक्रीज हुआ है, जबकि ये जो है हमारा हेल्दी डाइट वो 65% के करीब इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा ना कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का इशू हम लोग की तरफ आ रहा है, ठीक है। होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। और ये डेटा कहाँ से लिया गया है, ये डेटा हमारा लिया गया है मुंबई से, डेटा लिया गया है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे डेटा हम लोग के पास सफिशिएंट था, इसलिए वहाँ का डेटा इसमें इंक्लूड किया गया था। और एक और चीज़ है कि हम लोग ये देख सकते हैं, लोएस्ट अमंग ब्रिक्स नेशन एंड नेबर्स, ठीक है। और एक और चीज़ है कि 74% है ना, आदमी लोग अफोर्डेबल डाइट जो है वो नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इशू आ रहा है यहाँ पे। ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एफएओ। तो ये समझ में आ गया। ये आप किस में डाल सकते हो, अपने हेल्थ के टॉपिक में डाल सकते हो, GS2 में डाल सकते हो, GS1 में सोसाइटी में डाल सकते हो, अर्बनाइजेशन के फैक्ट में भी डाल सकते हैं, और ऐसे में डाल सकते हैं, एथिक्स में भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लेवल में आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। राइस एंड मानसून को बता दिया मैंने आपको,
ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर राइस का ग्लोबली 45% शेयर है। बासमती राइस का ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है दैन नॉन बासमती राइस। ये किस में आ जाएगा, ये स्टेटमेंट का यूज़ प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएगा ये, ठीक है। साइबर इश्यूज और फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में है। पहले तो क्या हो रहा है कि बल्क में पहले सिम बेचा जाता था। बल्क में सिम बेचने से क्या होता था ना, कुछ सिम यूज़ हुआ, बाकी सिम को ऑटोमेटेड जो होता है ना, आपको जो कॉल आते हैं मशीन कॉल जो भी होता है उसमें इंक्लूड करके फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता था। अब जितने भी हमारे बल्क में सिम बेचे जाते हैं ना, जैसे ये एक दुकान है POS, यहाँ पे बल्क में सिम बेचा जाता है किसी कंपनी को, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो POS है ना, इसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा अब, ठीक है। इन केस अगर ये कुछ फ्रॉड होता है तो इस पे 10 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल फ्रॉड को बचाने का एक तरीका है। आप इसको इंक्लूड करेंगे अपने GS3 के आंसर्स में टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अभी आ जाओ क्या क्या है इसमें। पहला तो क्या, सेल ऑफ सिम कार्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, रिवीजन किए हैं उन्होंने, नॉर्म्स को रिवाइज किया है। लाइसेंस लेना पड़ेगा किसको, तो POS को, पॉइंट ऑफ सेल को, ठीक है। सिटीजन सेंटरिंग पोर्टल बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार साथी करके एक पोर्टल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के थ्रू। इसमें क्या होता है कि आप अपना इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि आपके नाम से कितने कनेक्शन मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। या तो फिर फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में पता कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ब्लॉक करना है अपने मोबाइल को और आपके पास IMEI नंबर है, चोरी हो चुका है, तो तब भी आप तब भी इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको संचार साथी के प्लेटफॉर्म में मिलेगा। ये संचार साथी किस लिए यूज़ होता है, टेलीकॉम के लिए यूज़ होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करने के लिए होता है, साइबर क्राइम को रिड्यूस करने के लिए है, और जिसमें आप लोग अपने IMEI नंबर से या फिर अपने कनेक्शंस पे ये देख सकते हो अपने नाम से कितने कनेक्शंस घूम रहे हैं पूरे मार्केट में, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। संचार साथी हो गया हमारा कनेक्शन, चेक कनेक्शन रजिस्टर्ड बाय देयर नेम, ठीक है। ब्लॉक मोबाइल नंबर, मोबाइल फ़ोन जो लॉस्ट हो चुका था, फ्रॉडलेंट भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई जेन्यूननेस, अगर कोई मोबाइल खरीद रहे हो आप, सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हो फिर कोई भी, तो आप उसका IMEI नंबर इस पोर्टल में डालोगे ना, तो ये बता देगा कि कितना जेन्युइन है मोबाइल। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप सभी को शेयर करें ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड से बचे लोग या आपके परिवार वाले या कोई भी, ठीक है। ये ज़रूर शेयर करना चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, थोड़ा हमारा भी प्रोग्रेस हो जाए, ठीक है। अच्छा कंटेंट लाता हूँ, छोटा कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट आपके लिए, जो आपको ध्यान रहे। 3-4 बार बोलते बोलते यार बहुत मुंह भी दर्द देने लगता है मेरा, पर चलो कोई बात नहीं, दिल पार्ट। अभी आगे आ जाओ। एक और चीज़ देखा गया है कि जब भी हमारा सिम कार्ड बिकता है ना, उसमें से 20% जो बल्क का जो सिम कार्ड होता है वो फ्रॉडलेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक तरीका का ये जस्ट डेटा है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाला था ये। और स्पेस सेक्टर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन सा नाम आपको डालना है। पहले तो विक्रम साराभाई जी का नाम डालना है, रेनेसां मैन ऑफ इंडियन साइंस कहा जा सकता है इनको, और कहा जा सकता है कि कहेंगे इनको, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया था एजुकेशन के लिए। होमी जहांगीर भाभा का नाम सब जानते हो, सतीश धवन जी का भी नाम जानते हो। के राधाकृष्णन, इन्होंने मार्स मिशन को बनाया था, मार्स मिशन इन्हीं के टाइम में सक्सेसफुल हुआ था, वहाँ पे चेयरमैन थे। और वुमेन साइंटिस्ट उस वक्त 27% थे उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट का भी बात इसमें कर सकते हैं, ठीक है। स्नेक बोट कंपटीशन ये कब होता है, ओनम के समय होता है, पूनामदा लेक में होता है। ये लेक कहाँ है, तो केरल में है, नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है। एक और चीज़ है कायकोटिकली, ये क्या होता है, ओनम के समय परफॉर्मेंस होता है, लोकल परफॉर्मेंस होता है ना, क्या कहेंगे, कायकोटिकली केरल का है। पोकलम अथपू, ये क्या है, पोकलम और अथपू रंगोली होता है। पोकलम और अथपू रंगोली होता है, जो घर के सामने, जैसे घर है उसके सामने सुबह सुबह रंगोली बनाया जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, पोथकम और अथपू, ठीक है। पोकलम और अथपू, ठीक है। इसको याद करेंगे, कहाँ पे काम आएगा, कल्चर के क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में काम आ सकता है। और नहीं तो फिर आप कल्चर के क्वेश्चन GS1 में भी इसको अपने एज ए एग्जाम्पल आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। दूसरा क्या है, जैसे जैसे रशिया से वेस्टर्न कंट्री विड्रॉल होना शुरू किया, वेस्टर्न कंपनीज विड्रॉल होना शुरू हुआ, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ ना कि इंडिया को नया अपॉर्चुनिटी मिल गया है उस जो भी सेक्टर से जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंपनीज निकले हैं उसमें टैप करने के लिए उस मार्केट में। जैसे क्या कौन कौन सा मार्केट है, तो पहले तो फार्मा मार्केट है, एनर्जी मार्केट है, फूड इंडस्ट्रीज और फर्टिलाइजर का मार्केट है। ये आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उनको 10,000 ट्री लगाना पड़ेगा उत्तराखंड में, ठीक है। कंपनसेटरी ट्रीज, जो कंपनसेटरी अवार्ड जो होता है ना, उसके बदले मतलब इनको 10,000 ट्री लगाना है, ठीक है।
तो एक तरीका का कोर्ट का ऑर्डर आप एनजीटी और जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अवेयरनेस, उसके बाद जो भी इन्वायरमेंट का जो भी क्वेश्चन आता है ना, उस पर इसको इंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके के ऑर्डर को एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। टेकिंग पाथ ऑफ राइटनेसनेस और वर्चुअस लाइफ एक तरीका का सिर्फ स्टेटमेंट था ये, ठीक है। अभी आ जाओ, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये हमारे बैंक का ये स्टेटमेंट है, इसमें ये कहा गया है कि जिस तरह का क्वालिटी होगा गवर्नेंस का, उस तरीका का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग? पहला तो है क्या कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट सुधारना होगा, नीड क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, रोबस्ट अंडरराइटिंग, पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग, जैसे वो दे दिया आपने, लोन दे दिया, उसके बाद भी मॉनिटर करना है, छोड़ नहीं देना, ठीक है। रिग्रेस फॉलोअप कि पैसे कब लौटा रहे हो, कितना लोन हो चुका है, इस तरीका का। इससे क्या होगा, एनपीए कम रहेगा, बैंक का स्टेबिलिटी ठीक रहेगा, बैंक का जो प्रेशर है वो कम रहेगा, और ज़्यादा लोन्स मिलेंगे तो ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेगा, और इंडस्ट्री ग्रो करने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा, जीडीपी में राइज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा इंक्रीज होगा। पहले तो देख लो, पहला स्टेटमेंट हम लोग कहाँ से गए कि गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी चीज़ के स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में? पहला तो क्या है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान चलो कि एक इंडिविजुअल आया बैंक में कि हमको लोन चाहिए, ठीक है। ये बैंक वाला ऑलरेडी जानता है कि यार ये पिछले बार भी लोन लेके गया था और सही समय पे चुका दिया, तो इसको लोन देना आसानी है। अब देखो, एक और चीज़ है ना कि बैंक भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिसबर्स कर सके, लेकिन क्वालिटी पर्सन को डिसबर्स करे, कि ताकि इंटरेस्ट के रूप में उसको प्रॉफिट हो और पैसा सर्कुलेट होता रहे और मनी मार्केट में बना रहे और इनके पास ज़्यादा लोड नहीं आए, ठीक है। तो लेकिन इनको देखना होगा ना कि किस तरीके का जो भी लोन लेने आ रहा है उनका क्वालिटी क्या है, उनका जो रेटिंग है वो क्या है, उनका रिटर्निंग का कितना टाइमिंग है, सब कुछ देख के क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट उसको कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, रोबस्ट अंडरराइटिंग, उसके बाद पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग, ठीक है। उसके बाद रिग्रेस फॉलोअप, ठीक है। इजराइल का स्पाइंग टूल के बारे में पेगासस तो था ही, और एक और है कॉग्नाइट और सेप्टियर, ठीक है। इसको भी आप टेक्नोलॉजी वाले में डाल सकते हो, सेप्टियर और कॉग्नाइट, ठीक है। अभी आ जाओ, हेल्थ से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक है यहाँ पे, इतने ही पॉइंट्स हैं जो थोड़ा आप लोग एक दो पॉइंट अपने मेन सेल सेटिंग में डाल सकते हैं। पहला क्या है कि इंडिया में जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, वो पहले और जगह पे भी जेनरिक मेडिसिन क्या होता है कि 30 से 40% इनका दाम कम होता है हमारे कन्वेंशनल मेडिसिन से, ठीक है। और क्या है, इंडिया में देखो, इंडिया में एक्चुअली में मेडिसिन का दाम बहुत कम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है ना, मेडिसिन के अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ना हमारा, वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उसमें क्या होता है, आउट ऑफ द पॉकेट पैसा बहुत जाता है। अब आउट ऑफ द पॉकेट पैसा क्या होता है कि किसी आदमी का सेविंग अगर मान के लो कि 1 लाख रुपए है और घर में कुछ इंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से 50,000 रुपये चले गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, उनका सेविंग से चला गया ना ये पैसा। तो ये क्या हो गया कि उनके पास से 50,000 रुपये बचा, तो ये आउट ऑफ द पॉकेट कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने का ज़रूरत है। ये कम कैसे होगा? कम करने का एक ही उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, वो क्या है, इंश्योरेंस बढ़ाना, इंश्योरेंस कवरेज लेना, इंश्योरेंस का जो भी है वो लेना। लेकिन हम लोग इंश्योरेंस लेते ही नहीं है, बहुत लो कवरेज है इंश्योरेंस का, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब इसको बूस्ट करने के लिए सरकार ने एक योजना लाया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिससे 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। अब इंश्योरेंस का क्या स्कीम है देख लो आप। मान के चलो कि एक इंडिविजुअल है, वो इंश्योरेंस कंपनी में बोला कि हमको भाई 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, इन केस अगर कुछ होता है तो आप मेरा ट्रीटमेंट का पैसा दे देना। इसने बोला ठीक है आपको, लेकिन क्या देना होगा, प्रीमियम देते रहना होगा पर मंथ, या जो भी प्रीमियम बनता है। अब ये क्या होगा कि प्रीमियम दे रहा है और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास पैसे आ रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बंदा सबसे प्रीमियम आ रहा है, लेकिन इस बंदे को कुछ हो जाता है 1 साल में, तो इसको जो भी पैसा आया है ना सबको इसको थोड़ा मिला के जो भी इनको खर्च होगा उनको चला जाएगा। इसी तरीक़ा से हमारा इंश्योरेंस काम करता है। लेकिन क्या हुआ कि हमारे में इंश्योरेंस लोग जल्दी ले नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब यहाँ पे सरकार ने जो इंश्योरेंस स्कीम लाया है उसका क्या बेनिफिट होता है पहले देख लेते हैं। थोड़ा ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ पढ़ो थोड़ा समझ के पढ़ो। सरकार ने बोला कि चलो हम लोग 5 लाख देंगे, आपको कुछ प्रीमियम डालते रहना होगा। प्रीमियम से क्या होता है कि सरकार के पास एक कॉर्पस अमाउंट आ गया। अब कुछ तो दे दिया सरकार ने इंश्योरेंस के रूप में, बाकी जो बचा वो नेशनल सेविंग स्कीम जो है उसके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं और कुछ प्रोजेक्ट में, ठीक है। चलो गुड, अब आगे आओ, एक और चीज़ देखते हैं, कुछ डेटा पे देख लो कि हम लोग को सबसे पहले तो अपना क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ मेडिसिन मतलब क्या होता है कि एक मेडिसिन को खाने के बाद कितना % लोग का ट्रस्ट है उस पर, कितना % पेशेंट का एफिकेसी सेफ्टी है, पेशेंट को कुछ हुआ नहीं, और कितना % एफिशिएंट है वो। ये एक तरीके का मैंने वेन डायग्राम बनाया आपको, अगर ये इंट्रोड्यूस कर दोगे आंसर में या कहीं पर भी तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
हमारे यहाँ इंडिया में 3,000 प्लस फार्मा कंपनी है और 10,000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन क्वालिटी रिलेटेड कंसर्न अभी भी और चैलेंजेस अभी भी बरकरार है, तो इसको ध्यान देना होगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में एक इंसिडेंट आया था कि कफ सिरप पिया बच्चों ने और उनका डेथ हो गया। तो वो जो भी इशू है ना, लाइक जो भी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन उसको चेक करना होगा, क्रॉस वेरीफाई करना होगा। फिर जब भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त एक्सपोर्ट का जो क्वालिटी कंसर्न है उसको मेजर करना होगा, उसके अनुसार ही हम लोग को एक्सपोर्ट करना होगा कंट्रीज़ में। ये कैसे ठीक होगा? पहले तो हम लोग को एजुकेटेड ट्रेनिंग देना होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस, जो भी DGCI का जो कंप्लायंस है उसके, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग ही मैंडेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को डेवलपमेंट करना होगा अपने मेडिसिन का, ठीक है। सप्लाई चेन बूस्ट करना होगा। API जो भी मेडिसिन में जो यूज़ होता है उसको इंपोर्ट करने पर डिपेंडेंसी हम लोग का किस पे, चाइना पे, उसको रिड्यूस करना होगा, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग शायद कंट्रोल कर सके, मतलब क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके और अच्छा बूस्ट किया जा सके, ठीक। अभी जो वाटर यूज़ के बारे में है, आई गेस अगर इतना पॉइंट अगर 3-4 बार पढ़ लोगे ना वाटर यूज़ के बारे में, वाटर यूज़ एफिशिएंसी के बारे में, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, तो मोर देन सफिशिएंट है 10 नंबर का या 15 नंबर का आंसर लिखने के लिए। अब जल्दी से समझा देता हूँ क्या क्या है। पहला तो है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर। किसके लिए यूज़ होता है? एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, उसके बाद इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, घर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? तो बिजली के पंप से हम लोग पानी निकालते हैं, जिसकी वजह से बिजली का पहले तो कॉस्ट, उसके बाद ग्राउंड वाटर का जो टेबल है पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे बहुत कम होते जा रहा है धीरे धीरे, ये सब प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं हम लोग वाटर के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा। अब राइस में 1 kg राइस उगाने के लिए 3,000 लीटर पानी लगता है हम लोग का। तो अगर ये तो बहुत अनसस्टेनेबल चीज़ है ना। अब ये देख लो, शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, लीस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगता है, सॉरी पैसा बोल रहा हूँ, पानी लगता है उसको उगाने के लिए। तो वो सब हम लोग को देखना पड़ेगा, अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे हो सकता है? मिलेट उगा सकते हैं हम लोग, जिसमें पानी बहुत कम लगता है, ऐसे क्रॉप्स उगा सकते हैं। और ऐसे एरिया में उगा सकते हैं जहाँ पे रेन वाटर के थ्रू हार्वेस्टिंग हो, रेन जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो, वहाँ से हो, ताकि ग्राउंड वाटर निकालने का आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। अभी आगे जो क्या टॉपिक होगा इसमें, पहला तो हो जाएगा कि जो भी हम लोग का इरिगेशन सिस्टम है वो भी बहुत इनएफिशिएंट है, कि पानी बहते रह जा रहा है, कहीं पे सरप्लस पानी है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, और जहाँ पे सरप्लस पानी है वहाँ पे सॉल्ट एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, सॉइल का भी लेवल और जो वैल्यू है ख़राब होना शुरू होता है। उसके बाद है लीकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। इनएडिक्वेट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब देखो पानी तो है, पानी घर से निकल रहा है, एफ्लुएंट पानी, वेस्ट वाटर, उसको ट्रीटमेंट हो ही नहीं पा रहा है। तो क्या होगा कि वो जाके पानी में मिल जाएगा, किसमें? समुद्र या नदी में मिल जाएगा, और पानी फिर यूज़ करने लायक बचता नहीं है, ये भी ख़राब हो जाता है। तो हम लोग को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में भी काम करना है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन, तो एक कंटेमिनेशन हो रहा है रिवर वाटर का, उससे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, एक कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। अभी हम लोग को करना क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले तो क्या है, वाटर क्रेडिट सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वाटर क्रेडिट सिस्टम क्या होता है कि मार्केट बेस्ड प्लेटफॉर्म, ऐसे कार्बन का मार्केट बेस्ड प्लेटफॉर्म है ना, कि अगर आप इससे मतलब कम जनरेट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, जो कार्बन कम जनरेट हो रहा है, तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, ठीक है। और जिनका अगर ज़्यादा हो रहा है प्रिस्क्राइब से, तो वो आपको पैसे दे के सर्टिफिकेट खरीदेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोग चाहेंगे कि हम कम से कम कार्बन को जनरेट करें, जिसकी वजह से हम लोग को इनकम होने का सोर्स मिले, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है कि वाटर क्रेडिट सिस्टम लाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसकी वजह से वाटर को एफिशिएंट बना सकते हैं, वाटर का एक्सट्रैक्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट बेस्ड होना चाहिए। ये क्या करेगा? वाटर के कंजर्वेशन को प्रमोट करता है, ये रीयूज़ होगा, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। अभी और क्या क्या हो सकता है? इनोवेटिव स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से रिस्टोरेशन जो भी और कंजम्पशन उसको बैलेंस कर सकता है। डिजिटल प्रोसेस बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट सब डिजिटल प्रोसेस हो जाएगा, कोई लीकेज का प्रॉब्लम नहीं, कोई करप्शन का प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और वाटर कंजर्वेशन के लिए हम रिवॉर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन टेरेन एंड लोकेशन के बेस के ऊपर ही ये रिवॉर्ड्स या फाइनल आउटपुट डिसाइड होगा। जैसे मान लो कोई पहाड़ी इलाका है, उसके लिए कुछ और प्रॉब्लम आ सकता है ना, और जो भी लैंड सरफेस एरिया है, जो लाइक समान तल है, वहाँ पे कुछ और सिस्टम हो सकता है। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हम लोग को एफिशिएंट क्रॉपिंग इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न जो जिसमें ज़्यादा पानी खर्च ना हो, ठीक है। न्यू इरिगेशन सिस्टम ला सकते हैं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग। अब एक और चीज़ है, एक सॉइल का प्रोफाइल है मान लो, ठीक है। इसमें ऐसे रैंडमली 10 लीटर पानी इसमें स्टोर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। और इसमें हम लोग पानी डालते ही जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद आके कोई फ़ायदा तो है नहीं, पानी वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग को ये पता चल जाए कि अगर 10 लीटर है जो सफिशिएंट है,
तो फिर डालने का ज़रूरत नहीं होगा ना। तो इसको कहते हैं सॉइल मॉइस्चरिंग मॉनिटरिंग, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जैसे घर हुआ और होटल है और फिर जो भी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें हम लोग वाटर इंटेंसिटी का अलग अलग ये बता सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट ले सकते हैं कि आपको भाई इतना ही यूज़ करना है, इंडस्ट्री में इतना ही यूज़ करना है, एजुकेशन मतलब जो स्कूल है उसमें इतना ही यूज़ करना है। इससे ज़्यादा करोगे तो आप क्या होगा कि वाटर आपको ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी ये हो गया। उसके बाद हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, वाटरलेस यूरिनल्स बना सकते हैं, लीक डिटेक्शन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पाइपलाइन से पाइप जा रहा है, पानी तो जा रहा है, कहीं पे बहुत बड़ा लीकेज आ गया। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में देखा गया, इतना बड़ा लीकेज था कि 8वां फ्लोर तक पानी जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, वेस्ट होता है ना, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस हो सकता है। एक और चीज़, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में स्टार रेटिंग आता है, 5 स्टार AC है हमारा, कम बिजली वो करेगा, मतलब बिजली बिल कम आएगा। उस तरीके से हम लोग वाटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग करने का बहुत ज़रूरत है, ये सब एग्जांपल में डाल सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेशन विद NGO इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वाटर के इशू को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो आ जाओ, एक अंतिम टॉपिक है ये, इंडिया ग्रीस। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ग्रीस गए हुए थे। अब ग्रीस गए हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रीस ऐसा तो नहीं कि घूमने चले गए, कुछ काम से गए होंगे, क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। पहला तो क्या है कि अगर मान लो, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। अब इंडिया एक सॉरी इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बनते जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से एक्सपोर्ट हम लोग का हम लोग चाइना से तो इंपोर्ट करते हैं, बट हम लोग एक्सपोर्ट अफ्रीका में करते हैं, ठीक है, स्वेज कनाल के थ्रू करते हैं। उसके बाद हम लोग रशिया के साथ चेन्नई व्लादिवोस्टोक के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। बट हम लोग का मेजर कंसर्न कहाँ आ जाता है ना, मेजर कंसर्न क्या आता है कि बीच में ये पाकिस्तान है और ये चाइना, इसकी वजह से हम लोग सेंट्रल एशिया को टैप नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोग रशिया को टैप नहीं कर पाते, इनके मार्केट को टैप करना बहुत मुश्किल होता है। या फिर यूरोपियन नेशन है ना, उनको टैप करने के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस जाना पड़ता है स्वेज कैनाल से होके, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आ जाओ साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का क्या कहते हैं, इसके थ्रू हम लोग निकलते हैं यहाँ पे। अब इसको देखोगे, 1 मिनट 2 मिनट, किधर गया, हेलो, ओके, सॉरी, यहाँ पे ना सॉरी वो ग्लिच हो गया था बीच में। यहाँ पे जो मलक्का स्ट्रेट से हम लोग होके निकलते हैं, अब यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में भी प्रॉब्लम आ रहा है हमारा। उसमें क्या हो रहा है कि उसको अटैक करने उसको सॉरी अटैक बोल रहा हूँ, उसको टैप करने के लिए भी यहाँ पे चाइना का जो इशू है, साउथ चाइना सी का, वो भी इशू आ रहा है। तो ये एक मोटा मोटी क्या है कि हम लोग को देखना है कि किस तरीक़ा से हम लोग अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकें और किस तरीक़ा से ये बूस्ट होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग को वेरियस चीज़ें करनी होंगी। पहला तो हो गया कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, उसके साथ हम लोग अपना मल्टी मॉडल जो भी कर रहे हैं मुंबई के थ्रू, इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग ये चाबहार पोर्ट तक आएँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे होते हुए यहाँ पे कहाँ चले गए, सेंट्रल एशिया में चले गए, तो यहाँ से ये मार्केट टैप कर सकते हैं। ये होगा चाबहार का कहानी, ठीक है। अब ये आ जाओ, इसी वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ग्रीस कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देख लेते थोड़ा, ठीक है। अब ये मैप में पहले देख लो थोड़ा, मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ, मैप हम देख सकते हैं, मुंबई का पोर्ट हो गया, ठीक है। अब जब जेबल अली पोर्ट है, कहाँ का है ये, यूएई का पोर्ट है, ठीक है। अब देख लो यूएई यहाँ पे है, इसराइल का यहाँ पे हफिया पोर्ट है, और ये जो है ना इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। ये सब आप मैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन पोर्ट किस कंट्री का है। और ग्रीस का है ना पिरायसिस, ठीक है। अब इंडिया यूरोप कमर्शियल आर्क, ठीक है। अब इंडिया यूरोप के बीच में FTA का बात चल रहा है ना, FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात चल रहा है। अब अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करना है तो रूट तो होना चाहिए भाई। अब एयर से तो बहुत कुछ जाएगा नहीं है, शिप से तो जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, शिप से ही जाता है मैक्सिमम, लेकिन आप लोग को शॉर्टेस्ट रूट देखना पड़ेगा जिससे हम लोग को मल्टीपल बेनिफिट मिल सके। मल्टीपल बेनिफिट इन द सेंस कैसे, अब मान के चलो कि ये और ये कंट्री FTA साइन कर रहा है, तो इनके बीच में तो बहुत सारे कंट्री आएंगे, बहुत सारे पोर्ट आएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ भी आएंगे। अब ये गुड्स यहाँ से यहाँ जा रहा है, अब मान के चलो कि ईरान ने बोला कि यार हमको भी कुछ चाहिए, तो एक ही जो भी शिपमेंट जा रहा था उसमें कुछ इसका डाल दिया तो इसको भी बेनिफिट मिल गया, इसका कुछ डाल दिया तो इसको कुछ बेनिफिट मिल गया, या फिर यहाँ गया, यहाँ पे असेंबल हुआ, फिर यहाँ जाके इसको मिल गया यहाँ पे, समझ रहे हो। तो जितना क्रॉस होके जाएगा उतना ज़्यादा
प्रोडक्टिविटी हो सकता है चीज़, इकोनॉमिकली बेनिफिट हो सकता है, ज़्यादा हम लोग मार्केट टैप कर सकते हैं, ज़्यादा सोशल कल्चर इंप्रूवमेंट हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे एरिया के थ्रू होके जाना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपको कम चांस हो प्रॉब्लम क्रिएट होने का। अब जैसे सी पायरेसी का बहुत बड़ा केस है यहाँ पे। अब सी पायरेसी हो जाएगा तो जो भी जा रहा है, अब किसी भी प्राइवेट जो भी कंपनियों को इंटरेस्ट ही नहीं हुआ उस तरफ भेजने का, ठीक है। और एक और चीज़ देखना है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं हमारे, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कंट्री जो है हमारे, वो भी हमारे साथ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, पहले ये भी देखना होगा, ठीक है। चलो अब इसके एवज में हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये समझ लेना कि पिरासस जो है ग्रीस का है, ये क्या पोर्ट है। अभी आ गया जो, चलो ये थोड़ा एक डायग्राम है, इसमें क्या है ना कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये जो है ना, ये हमारा रेड वाला ये, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड रूट है, पहले हम लोग को जाना होता था ना रशिया, तो क्या होता था कि रशिया से इंडिया को इससे सामान निकला, सॉरी ये पेन चेंज कर लो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और इंडिया से कोई सामान निकला, ठीक है। अभी क्या होता था कि यहाँ से घूमते हुए हम लोग ये सुएज कैनाल से निकले, ये मेडिटेरेनियन सी में गए, यहाँ से निकले, और यहाँ से फिर ये जो हमारे यूके के नीचे होते हुए इंग्लिश चैनल के थ्रू यहाँ से फिर घुसे, और फिर यहाँ पे हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग में आए। देख रहे हो कितना लंबा ये ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो कितना देर से ये सामान हमारा पहुँचेगा, जितना देर से सामान पहुँचेगा उतना प्रॉब्लम है, जितना जल्दी सामान पहुँच जाए उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उतना ज़्यादा हम लोग का डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई चेन इंप्रूव होगा, लॉजिस्टिक का कॉस्ट इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना ये। अब इसके लिए क्या किया गया, ये पहला तो क्या हुआ कि हम लोगों ने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया। अब क्या हुआ कि रशिया से डायरेक्टली, ये देख रहे हो कैस्पियन सी है ना, रशिया से डायरेक्टली यहाँ से कजाकिस्तान ये सब होते हुए, ईरान से होते हुए, ये चाबहार पोर्ट है हमारा, इससे होते हुए ये डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया पे आएगा। इसको कहते हैं मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मतलब क्या कि सी रूट भी लिया हम लोग, यहाँ पे हम लोग ट्रेन रूट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे फिर ये कैस्पियन से भी गुजर के होता है, और फिर ये लैंड में चला जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। इससे क्या होगा कि हमारा सेंट्रल एशिया इसका ये मार्केट कैप्चर होगा, ठीक है। अब चलो ग्रीस का क्या इंपॉर्टेंस है पहले ये देख लेते हैं थोड़ा। चलो अब आ जाओ, इसमें पेन चेंज कर लो थोड़ा। ओके, इंडिया यूरोप का जो कमर्शियल कॉरिडोर है जो यहाँ पे मैंने बताया, उसमें क्या हो जाएगा कि इंडिया ईयू क्या कर रहे हैं ना, अभी फॉर्मुलेट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके लिए हम लोग को जरूरत है, इसका पहले बता दिया आपको मैंने, ठीक है। इंडियन ओशन का जो रीजन है उसको कनेक्ट करना है वेस्ट एशिया से, उसके बाद यूरोप से, ये भी डायग्राम में बताया था, ठीक है। अभी आ जाओ, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, सॉरी अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सब कुछ जान रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि इजराइल, यूएई और सऊदी अरेबिया के जो बीच में प्रॉब्लम चल रहा था उसको सॉल्व किया किसके मध्यस्थता के थ्रू, यूएस ने इसके बीच में ब्रोकर वो किया था, मतलब इसको डील को वो किया था, बीच में मध्यस्थ जो होता है वो किया था। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो पूरा रीजन है ना हमारा वेस्ट एशिया, जिसमें इजराइल आता है, उसके बाद ये हमारा ये जो एशिया वाला जिसमें ये इजराइल सॉरी यूएई और सऊदी अरेबिया आते हैं, और ये हमारा हो गया इंडिया वाला रीजन। तो इसमें क्या होगा कि सभी लोग अब एक डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट मॉडल की तरफ, ठीक है। एक और चीज़ है, इंडिया, यूएस, यूएई और सऊदी अरेबिया, ठीक है, इन्होंने एक न्यू ट्रेन रूट, ठीक है, कनेक्टिंग यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल का हाफिया पोर्ट और मुंबई का पोर्ट, इसको कनेक्ट करने का बात कहा गया है इसमें, ठीक है। जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का और सुविधा बढ़ के आएगा। अब इसमें किसको कनेक्ट करने के बाद क्या गया, मुंबई का पोर्ट, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई और इजराइल का हाफिया पोर्ट, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, जब भी नॉर्मलाइज हुआ ना अब्राहम अकॉर्ड, उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। अभी पैरासिस पोर्ट जो है हमारा ग्रीस का, जो जिसके बारे में बात हो रहा था, वो एक तरीका से क्या देखा जा सकता है ना कि गेटवे, मैरीटाइम गेटवे टू यूरोप कहा जा सकता है इसमें। अब देख लो, जब भी एक बड़ा सा सी पोर्ट शिपमेंट जाता है तो उसको स्टे करने का जरूरत चाहिए, और उसको फिर ये चाहिए जो भी उसका फ्यूल है वो चाहिए, फिर क्रू के लिए कुछ सुविधा चाहिए, उसके बाद लॉजिस्टिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग वो सब कहाँ सुविधा मिल सकता है, तो ग्रीस का जो पिरासस पोर्ट है ना, पिरासस पोर्ट उस पर मिल सकता है, ठीक है। अभी जेबल अली पोर्ट हम लोगों ने देखा यूएई का, उसका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ऑलरेडी हम लोग के पास नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो हमारा सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन रीजन को चाबहार पोर्ट्स के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। अभी हम लोग के पास क्या क्या है, पहला तो हम लोग देख लें, तीन चीज़ अब हम लोग के सामने आ रहा है। पहला तो क्या क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आपको मैंने बताया ऊपर से नीचे नीचे तक आ रहा है चाबहार क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन रीजन में। दूसरा क्या है, सुएज कैनाल के थ्रू हम लोग होके जा रहे हैं। अब तीसरा हम लोग का बन गया इंडिया यूरोपियन कमर्शियल आर्क, ठीक है। चलो बढ़िया।
अभी इसमें आ जाओ, इस जब भी हम लोग का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन बहुत डेवलप हो रहा है जल्दी, इसकी वजह से हम लोग को एमएसएमई मार्केट को भी टैप करना है, जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का ताकत है, ठीक है। तो ये सब देखते हुए ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी एक और चीज़ है कि इंडिया जो है फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे चल रहा है, और फूड प्रोसेसिंग कॉरिडोर भी हम लोग वेस्ट एशिया में डेवलप कर सकते हैं। डेवलप वेस्ट एशिया फूड प्रोसेसिंग कॉरिडोर, ठीक है। इंडिया इसमें कैपेबल है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, तो पहले तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। अब ये सब कैसे आएगा, जैसे हमारा वेस्ट एशिया जो हो गया ना, जैसे इसराइल हो गया, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, और जो सऊदी और यूएई हो गए उनके पास इन्वेस्टमेंट करने का क्षमता बहुत है, और हमारे पास नॉलेज फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री में ज़्यादा है। तो हम लोग तीनों जब कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीक़ा से, तो क्या होगा कि एक वैल्यूएबल फूड मतलब सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक चेन बन जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपको कि गल्फ के पास क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी हो गया, लीड टू स्टेबल फूड सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का इंडिया का कोलैबोरेशन किसके साथ है, यूएई, सऊदी अरबिया, ईरान है ये, इराक, सीरिया और रशिया, ठीक है। लीड टू एनर्जी रेजिलियंस, ठीक है। यहाँ मैंने बताया आपको एक और चीज़ है कि जो हमारा वेस्ट एशिया है, इसराइल, वो बहुत ही बड़ा मार्केट है, ग्रीन मार्केट। ग्रीन मार्केट क्या होता है, जहाँ पे सोलर, सन, ग्रीन एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उनके पास बहुत ऐसा टेक्नोलॉजी है, तो उसको भी हम लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होप आई एम क्लियर विद ऑल दिस थिंग। अभी देखो यहाँ पे इंडिया और ग्रीस के बारे में, तो ग्रीस यहाँ पे है और इंडिया यहाँ पे है। अब तो मैप से देख लेते, पहले हम लोग क्या क्या पढ़ा सब कुछ याद करने के लिए। तो यहाँ पे देख हम लोगों ने कि पहले हम लोग कैसे जाते थे कन्वेंशनल वे में, यहाँ से निकले मुंबई से, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचे। देखो कितना लंबा पहले रूट था ये, ठीक है। अब क्या हो गया, पेन चेंज कर लो थोड़ा, ओके। अब पहले हो गया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए चाबहार बोर्ड, रफ स्केच है ये, ठीक है। ये यहाँ पे आए, क्या कहते हैं, चाबहार बोर्ड पे, और फिर यहाँ पे आ गए, तो ये बन गया हमारा शॉर्टेस्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं, चलो यहीं से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से जाके हम लोग फिर टैप कर लेंगे। तो ये हम लोग क्या हो गया, सॉरी ऐसे नहीं जाना है, ये इसका डायग्राम गलत हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग का सऊदी के पास गए हैं ना यहाँ पे हम लोग, उसके बाद हम लोग बात इसराइल से ही बात हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से फिर निकल जाना है। तो ये हम लोग का तीसरा हो गया इंडिया यूरोप कमर्शियल आर्क कहते हैं इसको, ओके। होप आई एम क्लियर विद ऑल दोस थिंग्स। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग को यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एंड तक देखना और लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हैं तो, क्योंकि बहुत ही पेशेंस का ये चीज़ है। होप आई एम क्लियर विद ऑल माई वोकेबलरी, और कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन को लेके। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।